तो फ्रेंड्स अभी हमने जैसे देखा था ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक पैराबोला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि अगर वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो उसको या तो हम एक अपवर्ड पैराबोला या फिर एक डाउनवर्ड पैराबोला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे यदि a ग्रेटर देन 0 हो या a लेस देन 0 हो। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन है x में और y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम बोल रहे हैं, इसका मतलब y इक्वल टू 0 जब होगा, y इक्वल टू 0 जब होगा तो वो कब होगा? वो x एक्सिस पे ही होता है। y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस पे होगा। दिस इम्प्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो होगा वो उसके दो रूट्स जो होंगे वो x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो लेट्स से ये कोई कोऑर्डिनेट होगा x1, 0, ये कोई कोऑर्डिनेट होगा x2, 0, ये कोई कोऑर्डिनेट होगा x3, 0 और ये कोई कोऑर्डिनेट होगा x4, 0। तो ये चारों पॉइंट्स पे y इज इक्वल टू 0 है और y मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x था, तो उसको हम बोल रहे थे कि y इक्वल टू 0 पे लाइन यहाँ पे टच कर रहा है। अब यदि मैं इसी को ये कह सकता था कि x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये जो एक कर्व है, ये कर्व भी तो एक पैराबोला होगा और ये पैराबोला चूंकि y में एक पैराबोला है तो ये जो होगा वो आइदर एक ऐसा पैराबोला होगा या एक ऐसा पैराबोला होगा जो कि फिर डिपेंड करेगा a पे या कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर पे। तो अब देखिए ये भी एक पैराबोला है, ये भी एक पैराबोला है, ये दोनों भी एक पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, इसको मैं राइटवर्ड पैराबोला या लेफ्टवर्ड पैराबोला बोल सकता हूँ। तो इस केस में आप देखेंगे कि इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कर्व है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, इट इज़ अ इक्वेशन इन y। सो ये पूरा कर्व जिसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर x इज इक्वल टू 0 होगा यानी कि ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये कब होगा? ये तो y एक्सिस पे होगा जो यहाँ पे x एक्सिस पे हो रहा था। तो इसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो y एक्सिस पे लाई करेंगे। तो ये जो इसका सॉल्यूशन होगा, ये यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आप कर लो, y की कोई वैल्यू कर लो, x की वैल्यू तो 0 है, तो ये 0, y1 होगा, 0, y2, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 0, y3 कोई एक वैल्यू है या 0, y4 एक वैल्यू है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो अगर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी एक कर्व है, एक पैराबोला है जो कि y स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो या तो एक राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा और वो पैराबोला के जो सॉल्यूशंस होंगे वो x एक्सिस पे ना होकर के y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू 0 कब होगा? y एक्सिस पे होगा। तो आप देखेंगे कि अभी जो भी हम सॉल्यूशंस या जो भी हम बात कर रहे हैं वो हम एक्स स्क्वायर के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं, पर हम उसको वाई स्क्वायर के टर्म में भी बात कर सकते हैं। और हायर क्लासेस में जब हम पैराबोला पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो पैराबोला कैसे भी हो सकता है, उसको कैसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा और एक ग्राफ्स के बारे में, एक पॉलिनोमियल की ग्राफ्स की अगर हम बात करें तो कैसे वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम देख रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोई भी पॉलिनोमियल। तो पहले हमने देखा था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की यदि मैं बात करूं तो 2 वेरिएबल की थी तो वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती थी। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था तो वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता था x पे। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जैसा हमने देखा तो उसको हमने देखा कि वो एक पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 2 पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर रहा है। यही यदि मैं कहूँ कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन होगा तो उसके 3 सॉल्यूशंस होने चाहिए। जैसा हमने देखा था कि लीनियर का एक सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन है और लीनियर के, क्यूबिक के 3 सॉल्यूशन होंगे, एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो उस केस में ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये 3 जगह
एक्स एक्सिस को काटना चाहिए। वैसे ही मल्टीपल्स अगर होंगे, कोई भी n डिग्री है इसका, तो वो मान के चलिए कि वो एक्स एक्सिस को n पॉइंट्स पे टच करेगा, ये ऐसे मूव करते रहेगा और ये इसके n सॉल्यूशंस होंगे ही होंगे। तो अगर कोई आपको एक इक्वेशन दे जो कि डिग्री 5 है उसका, तो आप मान के चलिए कि वो 5 बार तो टच करेगा, 1 2 3 4 5। तो 5 सॉल्यूशंस आने के लिए उस कर्व को ऐसा बनना होगा कि वो एक्स एक्सिस को 5 जगह पे टच करे। अब ये बात की बात है कि हो सकता है कुछ कॉमन सॉल्यूशन हो, तो वो ऐसे नहीं हो करके वो कुछ ऐसे भी जा सकते हैं। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो मैं आपको ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस जब आएंगे तो कॉमन सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे अभी हमने इमेजिनरी के बारे में बात किया कि वह ऐसे कर्व चला गया, तो देखिए एक तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उसका इमेजिनरी सॉल्यूशन है 2, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कर्व। कैसा कर्व होगा अभी उसके बारे में डिस्कस करना ठीक नहीं है, वो अभी हम डिस्कस कर भी नहीं पाएंगे। तो हम बस ये आपको एक बेसिक चीज़ बता रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप देखेंगे तो वो एक कर्व, ऐसा कर्व रिप्रेजेंट होगा जो 2 जगह पे टच हो रहा है। अभी हमने देखा था ये ऊपर भी चला जाएगा, कर्व ऐसा भी हो सकता है, दोनों इमेजिनरी सॉल्यूशन है, या ऐसा भी हो रहा है कि बस इसको टच करते हुए एक्स एक्सिस को निकल जा रहा है। तो उसी तरह से अगर ये क्यूबिक होगा तो ये मान के चलिए कि उसके 3 जगह आएंगे, ये ऐसे भी हो सकते हैं, या मैं कहूँ तो ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी जा सकता है। देखिए यहाँ 2 कॉमन है और एक ये है, तो ऐसा भी हो सकता है। या मैं कहूँ कि वो कुछ ऐसे चला जा रहा है, तो ये उसके 3 सॉल्यूशंस जो हैं तीनों कॉमन ही हो गए, तीनों कॉमन सॉल्यूशंस हो गए, ऐसे भी चला जा रहा है। तो कर्व आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसकी n सॉल्यूशंस होंगे।